नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला में बात दिल्ली की, जहां वोटिंग को जैसे जैसे वक्त घटता जा रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। तमाम दिग्गज मैदान में उतरकर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक आज दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी एक बार फिर जीत का चौका लगाने के लिए जमीन पर उतरकर मतदाताओं के बीच में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। आज बीजेपी की तरफ से जिम्मा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की, तो वहीं अपने बयानों से पूर्वांचलियों को भी संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मोदी सरकार की तरफ से दी गई है, और यह राहत कलाए बजट के रूप में मिली है, जिसमें 12 लाख तक की आय पर छूट दी गई है। यानी 12 लाख तक की आय पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपए बचेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वांचलियों ने ही मुझे सांसद बनाया है, और जब मैं बिहार के लिए कुछ करता हूं तो ये लोग मुझे कोसते हैं। कुल मिलाकर पूर्वांचलियों और मिडिल क्लास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास की बात करेंगे तो तकरीबन 72 लाख मिडिल क्लास दिल्ली में है, और ये 72 लाख तय करेंगे कि दिल्ली में किसकी किस्मत खुलती है और किसको सत्ता की चाबी मिलती है। तो उधर अरविंद केजरीवाल भी अपने आरोपों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है, दिल्ली का दंगल किधर शिफ्ट हो रहा है, वोटर्स का मूड किधर जा रहा है, और कौन कितनी बाजी मार रहा है, इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते आज के कुछ अहम बयान। कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है, कि दिल्ली की जनता के सामने आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। एक तरफ आपदा की झूठी घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। और इससे मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है, और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं, और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फ़ोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। तो अरविंद केजरीवाल अपने आरोप गढ़ रहे हैं, बीजेपी अपने आरोप गढ़ रही है। मतदान को कम वक्त रह गया है। सवाल यह है कि दिल्ली के दिल में क्या है, इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं राजीव तुली, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग ढांडा जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिडिल क्लास को साधने वाले मास्टर स्ट्रोक से जो आम आदमी पार्टी की आंधी थी वो हवा में तब्दील हो गई, और सब कुछ आपको बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है? देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर इनको गुंडागर्दी की क्या जरूरत थी? तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी क्यों कर रही है? कल हमारे विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो प्लास्टर लगा हुआ है, व्हील चेयर पे बैठे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को रोज पीटा जाता है। आज हमारे प्रचार वाहन को तोड़ दिया गया,
और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी पुलिस की मिली भगत के साथ चुनाव आयोग की पूरी सरपरस्ती में हो रही है। देखिए, मैं आपको दो तस्वीरें आज दिखाने जा रहा हूं। एक, अरविंद केजरीवाल जी पर जब हमला किया गया था तब हमने जिस व्यक्ति का नाम लिया था, वही व्यक्ति आज के हमले में भी जब हमारी प्रचार वाहन को तोड़ा गया उसमें भी शामिल है। ये दोनों तस्वीरें दोनों इंसिडेंट्स की हैं। अगर उस वक्त हमले के वक्त इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता तो ये अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर पहले भी केसेस चल रहे हैं, गुंडागर्दी के, मारपीट के, मर्डर के अटेम्प्ट के, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इनको उस वक्त नहीं पकड़ा गया, इसलिए ये दूसरा हमला हुआ और खुलेआम पुलिस ने, ये शंकी है दूसरा व्यक्ति, ये भी उस हमले में शामिल था अरविंद केजरीवाल जी पर, आज फिर ये तोड़फोड़ में शामिल है। ये सारी चीजें स्पष्ट बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है और उनको अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो गुंडागर्दी के जरिए, तोड़फोड़ के जरिए, दबाव के जरिए, अपनी ताकत के जरिए इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आप इसको हताशा बता रहे हैं और कल आए बजट के बाद कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अनुराग ठांडा जी, आज प्रधानमंत्री भी इनकम टैक्स का जिक्र करते रहे, पूरी बीजेपी इनकम टैक्स का जिक्र कर रही है। ये तो मानेंगे ना, मिडिल क्लास को एक राहत तो दी है मोदी सरकार ने। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस थोड़ी होता है। अगर किसी में कॉन्फिडेंस होता है तो वो ये सब थोड़ी करता है। आप देखिए, ऐसा चुनाव आपने दिल्ली में कभी देखा है? दिल्ली में कभी ये हरकत देखी है कि इस तरीके से सरेआम प्रचार वाहन को तोड़ा जाए? पुलिस कार्यकर्ताओं को प्रचार तक नहीं करने दे रही, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के गुंडे हमारे प्रचार वाहनों को तोड़ रहे हैं, हमारे विधायकों पे जानलेवा हमला कर रहे हैं। इससे पहले किसी चुनाव में ऐसा देखा था? ये सब हताशा का प्रतीक होता है। और अगर इनको थोड़ा भी एहसास होता कि इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उससे इनको कोई फायदा होने वाला है, तो फिर आज ये हताशा दिल्ली की सड़कों पे बिल्कुल नजर नहीं आती। देखिए, अच्छा चलें, इस हताशा पर मैं जवाब सैयद जफर इस्लाम साहब से ले लेती हूँ कि इतने हताश क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं और आप पर हमला क्यों किया जा रहा है। लेकिन मैं तो अनुराग जी बस एक सीधा सा सवाल आपसे पूछा था कि मिडिल क्लास को राहत लग रही है, आपको नहीं लग रही है? बस इतना बता दीजिए, कल जो बजट में ऐलान हुआ उससे मिडिल क्लास खुश हो कि ना हो? देखिए, हमको ये चुनावी ऐलान इसलिए लग रहा है क्योंकि साथ ही वित्त मंत्री ने ये कह दिया कि इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे ये अगले सप्ताह। उसमें क्या कंडीशंस होंगी, किसको इस ब्रैकेट से बाहर कर दिया जाएगा, किसको अंदर कर दिया जाएगा, क्या जितना फायदा दिया उससे ज्यादा नुकसान करेंगे इनकम टैक्स बिल के अंदर, वो सारे प्रावधान इन्होंने वोटिंग के बाद के लिए छुपा के रखे। अगर उस इनकम टैक्स बिल में कुछ अच्छा होता ना तो अभी तक ये उसको प्रकाशित भी करवा देते, उसके ड्राफ्ट को न्यूज़पेपर्स के अंदर, और उसको इसमें हिंट भी दे देते प्रक्रिया होती है कोई भी बिल लाने की, आपको भी पता है वो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी फॉलो करेगी, सरकार फॉलो करेगी। खैर, जो हुआ नहीं उस पर आपको चिंता है, लेकिन जो हो गया उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ जफर इस्लाम जी से। जफर इस्लाम जी, आप बेशक मुस्कुराएं, अभी ये सिर्फ अनाउंस किया है, ये हुआ नहीं अभी। बजट में जो चीजें अनाउंस होती हैं, इससे पहले जितने भी टैक्स स्लैब के ऐलान किए गए वो सब हुआ ना, उसी पर सरकार को घेरते हैं ना आप हमेशा। खैर, मैं जवाब लेती हूँ। जफर इस्लाम साहब, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं अनुराग जी की बातों को सुनकर, लेकिन वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो तो बहुत सारी फोटो दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खूब कह रहे हैं बार बार आकर कि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंस में हैं तो क्यों हमले किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, उनकी कैंपेनिंग को आप लोग क्यों रोक रहे हैं जब मिडिल क्लास आपके साथ आ गया है? तो देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा ऐसी बात जो मैं कहने जा रहा हूं कि एक पेड़ जब सूख जाता है तो उसके पत्ते सब झड़ जाते हैं और फिर बाद में सूखा हुआ पेड़ भी गिर जाता है। वही हाल आपदा पार्टी का है। आपदा पार्टी में पतझड़ लगा हुआ है, तिनके की तरह बिखर रही है पार्टी, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे में वो कह रहे हताशा यहाँ है। अरे हताशा जहाँ है वहीं तो पार्टी छोड़ के जाएंगे लोग। जीतने वाली पार्टी को कोई थोड़ी छोड़ के जाता है। अरे समंदर में अगर कोई कश्ती डूब रही है तो आदमी उस कश्ती से निकलने की कोशिश करता है, ना कि उस कश्ती में बैठा रहता है। तो हकीकत तो यही है कि आप समुंदर का गोता लगाने जा रहे हैं और आप 15 साल तक बाहर ही बैठेंगे। ये अब दिल्ली की जनता की सरकार आने वाली है, आपदा सरकार जाने वाली है, दिल्ली की जनता की सरकार आने वाली है जो जनता के हित में, जनता के लिए काम करने वाली है, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में काम करने वाली है। अब ये इनका बहुत पुराना ड्रामा है। इस तरह के स्टंट अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि खुद को थप्पड़ मरवा दो, ऊपर खड़े होकर कुछ ये करवा दो,
कुछ ऐसा नाटक कर दो। अरे भाई, नाटकबाजी खत्म हो चुकी है। अब तो अन्ना हजारे भी चमक गए और उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा नाटकबाज था, हमको तो समझ में नहीं आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक नाटकबाज है, झूठ के पुजारी, भ्रष्ट और बड़े भ्रष्टाचारी, ये दोनों चीज उनकी बारे में कहा गया है। मैं तो नहीं कर रहा, अन्ना हजारे जी कहते हैं भाई कि हमें धोखा हुआ, उनसे धोखा हुआ कि नहीं। उनके आसपास के जितने लोग थे सबको उन्होंने कहीं ना कहीं किनारे कर दिया। और आज वो सारी ताकतें जो दिल्ली की थी, जिनको उनको झूठ बोला था, जिनको धोखा दिया था, सिर्फ धुआं और धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया, तो वो आज इनको बिल्कुल सूखे पेड़ की तरह। लेकिन जफर इस्लाम जी, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, या आपकी भाषा में कहूं कि ये हताश होकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, तो पुलिस तो आपके हाथ में है ना दिल्ली की। आप एक्सपोज क्यों नहीं कराते? ये बार बार फोटो लेकर आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके सारे पार्टी के नेता बार बार कहते हैं कि हम पर हमले हो रहे हैं, तो जो लोग हमले कर रहे हैं उनको पकड़कर एक्सपोज कर दीजिए, बता दीजिए कि भाई इनके साथी हैं ये तो। अरे भाई, ये ऐसा है प्राची जी, इन सब की जरूरत इनको है, इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी करने की। हम जीत के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हमें क्या इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है। अब जनता की भलाई के लिए हुआ है ये, तो बजट में अगर हमको वाकई किसी इलेक्शन को देख के करना होता तो हमने तो जनरल इलेक्शन के पहले ही अनाउंस कर दिया होता। हमें तो ऑप्शन था, हमने महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले कर लिया होता। लेकिन हमें इलेक्शन में किसी तरह के अनाउंसमेंट के लिए, हम तो जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम करने वाले लोगों में से है। हमें कोई इलेक्शन दिखता नहीं है। छोटा सा हमें जो चीज जरूरत है, जनता की उम्मीद है, उस पर खरे उतरने की आदत है। आप कह रहे हैं ये हताश है, हमने कर दी। ये कह रहे हैं आप हताश हैं, इसीलिए आपकी कश्ती में सवार आपके जो साथी हैं वही आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। देखिए, जनरल इलेक्शन में इनको दिख रहा था 400 पार, इसलिए कुछ अनाउंस नहीं किया। अब की बार इनको दिख रहा है आएंगी 4, इसलिए सारे अनाउंसमेंट करते फिर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे, जिनको हमने पहले ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया, हमने जब जनता से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको टिकट मत दीजिए, ये ठीक लोग नहीं है। जिनको हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, आप ले जाइए उन सबको अपने पास। उससे क्या होगा? चुनाव जनता से जीते जाते हैं, जनता से लड़े जाते हैं। कोई नेता, कोई कैंडिडेट, कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जितवाता है, जनता चुनाव जितवाती है। और जनता क्या देखती है? जनता ये देख रही है कि अगर केजरीवाल होंगे तो 25,000 रुपए की बचत होगी महीने में, और अगर बीजेपी होगी तो 25,000 रुपए की चपत लगेगी। जनता सिर्फ ये देखती है कि 25,000 की बचत केजरीवाल करवाएंगे और बीजेपी 25,000 की चपत लगाएगी। तो बचत और चपत में से उनको चुनना है, बचत और चपत में से उनको चुनना है, तो बचत कोई चुनेगी जनता। और ये आपकी बौखलाहट का ही परिणाम है कि आपको बीच में बोलना पड़ रहा है। आप जब बात कर रहे थे मैं शांति से सुन रहा था, लेकिन आपकी बौखलाहट है कि आपको वो जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी, बचत तो ये भी करा रहे हैं ना, एक सेकंड जफर इस्लाम जी, बचत तो ये भी करा रहे हैं। अब आप देखिए, 12 लाख की आय वाले को अगर एक भी टैक्स नहीं देना होगा, एक भी रुपया, तो बचत हो गई ना, सीधे सीधे उसकी जेब तो भर रहे हैं। तो बचत वालों को चुन रही है क्या इस बार जनता? मैं बताता हूं, मैं स्पेसिफिक वो भी बता देता हूं आपको। कुछ 20-30 लाख लोगों को पूरे देश में इससे बेनिफिट होने वाला है। और मान लीजिए 20-25 हजार रुपए की उनको बचत हुई, तो यानी महीने में 2,000 रुपए की बचत उनको होने वाली है। और स्कूल की फीस कितनी है? 5,000 रुपए महीना, 6,000 रुपए महीना मिडिल क्लास के बच्चों की फीस देनी पड़ती है फैमिलीज को। हमने इनको ये कहा था, अपने उद्योगपति दोस्तों के 14 लाख करोड़ माफ मत करो, बजट में अनाउंस कर दो, और उससे लोन माफ कर दीजिए ना मिडिल क्लास का, उससे किसानों का लोन माफ कर दीजिए, उससे अच्छे स्कूल और अस्पताल बनवा दीजिए ताकि खर्चा ना हो मिडिल क्लास का वहां पे। अच्छा, ठीक। वो नहीं ये करेंगे क्योंकि उद्योगपति दोस्तों की एक छोटा जवाब जफर इस्लाम जी इस पर दीजिए, उसके बाद में आ रही हूँ बाकी मेहमानों के पास। इसका जवाब दीजिए, आपकी बचत ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, जैसे कल से कह रहे हैं इनके तमाम नेता। देखिए क्या है, ऐसा है, इनको तो ऐसा लग रहा है जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक आम नागरिक जो सरकारी नौकरी या नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, वो टैक्स पे करता है, वो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है, उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। इसलिए कि वो जानते हैं कि उनका हक हलाल का कमाई है, मेहनत की कमाई है। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन में खेलते हैं। जहां स्कूल बनाना था तो पाठशाला की जगह मधुशाला बना के रखने वाले लोग, जो अन्ना हजारे कहते हैं ये धोखा देने वाले लोग हैं, ये झूठे हैं।
और ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कि लोगों की आंखें फट गई कि वो ये आदमी जो कहता था मैं किसी घर में नहीं रहूंगा, शीश महल में रहने वाला, शीश महल में 45, 50, 100 करोड़ का जो उसमें खर्चा करवा दिया, सरकारी खर्चा, टैक्स पेयर का खर्चा। अरे टैक्स पेयर्स के बारे में इतनी चिंता थी तो टैक्स पेयर्स का इतना पैसा क्यों खर्च करवाया? इस्लाम जी, आपके पास मौका था, जेल में डाले आपने, एक एक करके इनके तमाम नेताओं को आपने एक्सपोज करना चाहिए था। भ्रष्टाचार कैसे, कहां, कब हुआ, एक बार प्रूफ कर देते, कम से कम जेल से बाहर ना आते ना। यही तो पूछते हैं बार बार। एक मिनट प्राची जी, जी प्राची जी, प्राची जी सुनिए, ऐसा है कि जेल में तो गए, ये तो जेल रिटर्न लोग हैं, इनके 6-7 मंत्री 8 मंत्री जेल में जा चुके हैं भ्रष्टाचारियों के। आपदा है दिल्ली के लिए, आपदा जा रही है और दिल्ली की जनता की सरकार आ रही है। वर्मा जी, आज तो घोटालों का पिटारा खुला, आज तो घोटालों का पिटारा खुला, तो प्रधानमंत्री ने आपके जमाने के घोटाले भी याद दिला दिए, कॉमनवेल्थ गेम की याद दिला दी, बता दिया कि कैसे शीला दीक्षित के कार्यकाल में घोटाले हुए थे। देखिए प्राची जी, चंदा दो धंधा लेने पार्टी के लोग, एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जिन्होंने 2014 में भारत की खोज की थी, और जब भारत ही 2014 में आविष्कार किया गया था, जैसे वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए, उन्होंने समुद्री रास्ते से खोजा था, तो एक भारत की खोज ही 2014 के बाद हुई थी। तो वो पुरानी बातें कहनी, तो एक उनका जुमला है, जैसे 2 करोड़ नौकरी मित्रों, 15 लाख खाते में आएंगे, अमीर और गरीब की खाई बराबर हो जाएगी, चप्पल वाला जहाज में जाएगा। लेकिन ऐसा वही जुमला ये इस वाला है जो आज कर रहे हैं लोग। दिल्ली के समझ चुके हैं कि दिल्ली में परिवर्तन लोग चाहते हैं, और परिवर्तन प्राची जी प्रकृति का नियम है। बहुत दिन हो गए जो 98 से लेकर 2025 तक नहीं आए भूतपूर्व वाले, और पिछली बार वो 7 पे थे। चलिए हम लोग तो 98 से 3 और 3 से 8 और 8 से 13 तक थे। शीला जी ने जो विश्व स्तरीय दर्जा दिया, शीला जी ने जो सड़कों का जाल, पुलों का जाल बिछवाया, शीला जी ने जो रोजगार और महिला सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं कराई दिल्ली में, दिल्ली के लोग उसे ही चाहते हैं। और दिल्ली का गरीब वोटर, दिल्ली का झुग्गी वाला, दिल्ली का छोटा व्यापारी, दिल्ली के छात्र, स्टूडेंट और मध्यम वर्ग के लोग, आप जो बजट की, ये सब चाहते हैं कि कांग्रेस आए और परिवर्तन की बयार लाए। लेकिन आपने एक चीज अभी पूछी थी मिडिल क्लास के लिए, ये इन्होंने मिडिल क्लास के लिए जो बजट दिया है, ये इसलिए केवल दिल्ली चुनाव जीतने के लिए दिया है, लेकिन जनता इनको निराश करेगी। कारण क्या है, इन्होंने स्टाइल क्या लिया? जोसेफ हिटलर का एक मंत्री था, प्रचार मंत्री जोसेफ गोयबाल्स, उसका एक तरीका ये था कि देश के, और इनके एक मंत्री ने, कल मैं एक डिबेट में सुन रहा था, किसी ने कहा कि अब 95% लोग टैक्स नहीं देंगे, ये एक इनके प्रवक्ता किसी उसमें कह रहे थे। सही बात भी है, हिटलर भी यही काम करता था कि जर्मन में वो सारे लोगों को कोई काम नहीं होने देता था, बस उनको रोटी मिलनी चाहिए और उनको। अरे उससे पहले अपने नेताओं को भी सुन लेते अजय जी। कल बजट आने से पहले आपके तमाम नेता कह रहे थे टैक्स टेररिज्म खत्म होना चाहिए, टैक्स में राहत मिलनी चाहिए, मिडिल क्लास को राहत नहीं देती है सरकार, अब राहत दे दी, तो आप कह रहे हैं ये कैसी राहत है? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ मैं सुन रही हूँ ना, मेरी सुन तो लीजिए। हमने भी यही कहा था कि मिलनी चाहिए राहत, लेकिन मिडिल क्लास को झुंझुना दिखाया गया है जर्मन की तरह, जिस तरह जर्मन में बर्बाद हुआ था मिडिल क्लास और लोअर वर्ग के लोग। सर 12 लाख तक की आय पर छूट मिलेगी तो सीधा फायदा होगा कि नहीं होगा? बस हाँ ना में जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? एक जवाब नहीं, नया स्लैब लागू करेंगे उसे तो देख लीजिए। नया स्लैब जो है लागू करेंगे उसे तो दे दीजिए, उसे तो देख लीजिए। अगर नए स्लैब में कोई अच्छी चीज होती तो इनकी प्रोपोगंडा टीम, अच्छा मैं जवाब राजीव पॉलिटिकल एजेंडा बना के चल चुका होता। अच्छा ठीक, एक मिनट, राजीव तुली जी कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, क्या वाकई में मिडिल क्लास इससे सधेगा? मिडिल क्लास को एक बड़ा लाभ देने का प्रयास तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आप थोड़े दिन पहले का जो मिडिल क्लास का घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने जारी किया था, यदि आप उसे भी देखेंगे तो वो तो 10 लाख रुपए मांग रहे थे, 12 दे दिया। 12 देने के बाद भी तसल्ली नहीं हो रही है, तो सरकार नहीं कर पा रही। और कांग्रेस का बड़ा विचित्र सा है मामला। आप सत्ता में थे, 3 बार 15 साल सत्ता में रहे, और उसके बाद 2 बार से 0 पर है। थोड़ा सा जो वोट परसेंटेज आया भी है, वो वोट परसेंटेज
जब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के थोड़े दिन पहले चुनाव लड़ा, उसी के कारण से बढ़ा है। तो आप 4% विधानसभा चुनाव पर थे, 4% से लेकर के 40% तक कैसे पहुंच जाएंगे, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। और दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में जो सब घटनाएं आसपास होती हैं देखता हूं, तो कहीं कांग्रेस के कोई उम्मीदवार दिल्ली में दिख रहे हो, ऐसा भी नहीं लगता कि भाई कहीं वो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने की भी इच्छा या इच्छा शक्ति भी दिखा रही है। ऐसा धरती पर कांग्रेस के साथ नहीं लगता। नहीं तो कांग्रेस के इंडिविजुअल 2-4 कैंडिडेट्स हैं जो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण से अरविंद केजरीवाल जी फंसे हैं। दूसरा, जहां तक मिडिल क्लास को राहत देने की बात है, आप एक मोटा अंदाज लगाइए, एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य 10 से लेकर 12 लाख रुपए की इनकम ब्रैकेट में है, तो 48 से लगभग 48 लाख रुपया साल का उनको टैक्स फ्री मिलता है। तो जो मतलब ये एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी अपने आप में एक सुकून है, एक राहत जो देने पॉइंट वाली आपने बात। उठाया सर, उसका जवाब मैं ढांडा जी से लेती हूँ। वो आपकी बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं, आप राहत की बात कर रहे हैं तब। अनुराग ढांडा जी, जो लोग 10 लाख तक की रिबेट की बात किया करते थे, 10 लाख तक के छूट की बात किया करते थे, आज 12 लाख पर भी संतुष्ट नहीं है। मैं प्राची जी इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मोदी चश्मा लगा के इनको ये दिखता है कि एक एक परिवार में 4-4 लोगों को 10-10 लाख तक की नौकरी उनके पास होगी। अरे एक नौकरी नहीं मिल रही है एक परिवार में, बेरोजगारी की इंतहा हो रखी है। और आप कहते हैं एक एक परिवार में, एज्यूम कीजिए, सोचिए कि 4-4 लोगों के पास 10-10 लाख रुपए की नौकरी होगी। अब सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी थी, अब मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं प्राची जी, जो हमने मांग की थी ना, हमने 7 मांग की थी मिडिल क्लास के लिए, और 7 चीजें उनके लिए बहुत जरूरी थी। उसका एक कंपोनेंट था कि इनकम टैक्स की स्लैब जो है वो 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख या उसके ऊपर कीजिए। उस पे जो इन्होंने 12 लाख उसको किया, लेकिन बाकी 6 मांगों का क्या? शिक्षा के क्षेत्र में 2% बजट था, 2% है, तो मिडिल क्लास तो उसी में लुट जाता है प्राइवेट स्कूलों में फीस देते देते। हेल्थ का क्या? हेल्थ में 2% बजट था, 2% है, अगर कोई बीमारी आ जाए मिडिल क्लास का घर बिक जाता है। इसका मतलब जो बुजुर्गों के लिए हमने कहा था कि उनको कम से कम जो ट्रेवल में 50% कंसेशन मिलता था वही दे दीजिए, उस पर भी कोई बात नहीं की। हमने कहा कि उनको इंश्योरेंस दे आपकी दीजिए, पूरी नहीं की, लेकिन मेडिकल आपकी एक फैसिलिटी मांग दे तो दीजिए, पूरी इस कर तरीके दी, की, उस पे भी और कोई आप जो बात चाहते नहीं थे की। उससे बढ़कर कर दी। कम से कम इसी बात पर स्वागत कर मैं दीजिए वही तो अनुराग कह रहा ढांडा हूं। जी के, कह दीजिए कि चलिए एक बात तो मानी, बाकी भी मानिए। दीजिए। चर्चा लगातार दिल्ली के मुकाबले पर जारी है। सैयद जफर इस्लाम जी, अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में कहूं या उनके शब्द का इस्तेमाल करूं तो आम आदमी पार्टी की चल रही है आंधी, और उस आंधी से आप लोग डरे हुए हैं। आप इनके तिनके गिन रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तिनकों में बिखर जाएंगे। देखिए ऐसा है ना, जिनको इल्जाम लगाने की आदत है या झूठ बोलने की आदत है, उनके बारे में क्या टीका टिप्पणी करें। अभी एक आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि हेल्थ केयर के बारे में हमने बोला था। अरे हेल्थ केयर के बारे में तो हमने तो आयुष्मान भारत स्कीम, घर बिक जाते हैं, इसीलिए तो हमने आयुष्मान भारत स्कीम दुनिया की 88 कंट्रीज जो है इसको टेम्पलेट की तरह अपने दुनिया में, अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल करने की या इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। एक टेम्पलेट है दुनिया के लिए, इट इज अ टेम्पलेट फॉर द वर्ल्ड। लेकिन आपकी सरकार दिल्ली वासियों को इससे दूर रखा, नहीं देने दिया आयुष्मान का बेनिफिट। तो आप बात कर रहे हैं घर बिक जाने वाली, घर बेचवाना आपका काम है और हम उसे बचाने का काम कर रहे थे। अब आप कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमारी ही तरफ से भारी एलोकेशन होता है, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, नए नए न्यू इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, कितने सेवरल इंस्टीट्यूशंस बने, लेकिन आप क्या किया? आपने मधुशाला बनाया, पाठशाला के लिए पैसा लिया, बनाया मधुशाला, और सब जगह कर लिया घोटाला। तो ये तो आपकी हैसियत है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का नाम बदल के आपदा पार्टी हो गया। दिल्ली के लिए आपदा है और आपदा को अब जाना ही पड़ेगा। और जहां तक आंधी की बातें हैं तो इनको दिन में अंधेरा लगता है, इसलिए देख नहीं पाते हैं। अभी मैं क्या बोलूं, किसको दिन में नहीं दिखता है, बोल नहीं पाता हूं, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन हकीकत है कि इनको शायद मोतियाबिंद हो गया है। ठीक है अनुराग ढांडा जी, आपको जमीनी हकीकत समझ में नहीं आ रही है। आप पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाते हैं, पीएम कहते हैं सबसे बड़ा तो मैं ही उदाहरण हूं कि पूर्वांचलियों ने मुझे चुना, मैं पूर्वांचलियों की वजह से चुनकर सांसद बना और प्रधानमंत्री बना।
अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कोई भी प्राची बन जी, सकता है मैं प्राची फिर जी, जफ- चाहे वो जफर पीएम हो इस्लाम या जी के सीएम हो। पास- वर्मा जी 1 मिनट, हाँ बोले नाडा जी। प्राची जी, आपने मुझसे पूछा शायद। जी जी बोलिए ना सर, बोलिए। प्राची जी, जफर इस्लाम जी के पास ना तो कोई योजना है उनकी पार्टी की बताने के लिए, ना उनके पास शब्द हैं, इसलिए बार बार वही 2 लाइन रिपीट करते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना ये ला रहे हैं। एक भी मिडिल क्लास का व्यक्ति आयुष्मान योजना में एलिजिबल नहीं है, एक सिंगल व्यक्ति भी। क्यों? क्योंकि उसकी शर्त है कि अगर बाइक होगी तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, अगर उसके पास फ्रिज होगा तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, अगर पक्का मकान होगा तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी, अगर कार होगी तो आयुष्मान योजना लागू नहीं होगी। मिडिल क्लास के एक भी व्यक्ति को आयुष्मान का फायदा नहीं मिल सकता है। इसलिए ये हवाई स्कीम बनाते हैं। इस बजट में भी लेके आए नई स्कीम, कह रहे हैं कि ये जो जितने राइडर्स होते हैं, जितने डिलीवरी बॉय होते हैं, कह रहे हैं उसको हम आयुष्मान में लाएंगे। अरे रुकिए ना जफर जी, सुनिए, अरे सुनिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप सुनिए जरा। ये कह रहे हैं उनको लेके आएंगे इस स्कीम के दायरे में। उनके पास तो बाइक है, तो क्या आयुष्मान का क्राइटेरिया बदलेंगे? और आयुष्मान का क्राइटेरिया बदलेंगे तो क्या सिर्फ राइडर्स के लिए बदलेंगे? बाकी सब लोगों के पास, जिनके पास बाइक है, उनको फायदा नहीं मिलेगा इसका? कैसी स्कीम लेके आते हैं जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। इसलिए हमने कहा कि अगर मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो समग्र रूप से निर्णय लेना पड़ेगा कि ये 6-7 चीजें करनी पड़ेंगी। कोई एक छोटा सा अनाउंसमेंट करके उसका ढिंडोरा पीटने से लेकिन गिग वर्कर्स को अगर ये बीमा कवर देना चाह रहे हैं, और दिल्ली में कितने गिग वर्कर्स हैं अनुराग ढांडा जी, या कितने डिलीवरी बॉयज हैं, ये तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता होगा। अगर उनको बीमा कवर मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता आपको आपत्ति होगी। आप तो दिल्ली वालों की चिंता करते हैं। कैसे मिलेगा आयुष्मान की? कैसे मिलेगा? आयुष्मान की शर्तों के विपरीत है, बताइए कैसे मिलेगा? बाइक जिसके पास है उसको मिलता ही नहीं आयुष्मान। इसका मतलब सिर्फ अनाउंस करके हवाबाजी कर रहे हैं, देना तो है ही नहीं ग्राउंड पे कुछ। ठीक वैसे जैसे आपसे 2100 रुपए का फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक वैसे अनुराग जी, जैसे आपसे 2100 रुपए का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी पूछती है, ठीक वैसे ही आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे मिलेगा। पूछिए ना, मैं बताता हूं। हाँ बताइए ना सर। नहीं पूछिए ना, मैं बताता हूं 2100 रुपए का फॉर्मूला कैसे मिलेगा। बताइए 2100 रुपए का ऐसे 2100 रुपए ऐसे मिलेगा कि हमारा बजट एवरेज, आप पिछला उठा के देख लीजिए 10 साल, 5000 करोड़ रुपए हर साल बढ़ता है हमारा बजट। अगले 5 साल में हमारे पास 25,000 करोड़ रुपया होगा, उसमें से देंगे ना 2100 रुपए हर महीने। ठीक है, बताइए अब आप बताइए जफर इस्लाम जी। इन्होंने हेल्थ बजट बढ़ाया ही नहीं, कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को उसमें मैं आ रही हूं फिर राजीव जी आपके पास। बताइए कहां से देंगे जफर इस्लाम जी। बजट तो 2% पे आज भी। देखिए ऐसा है, ये लोग जिन्होंने 10 साल तक जनता को धोखा दिया, वो लोग स्कीम्स के बारे में जब बात करते हैं तो जनता भी समझती है कि ये धोखेबाज लोग हैं। अगर वाकई ऐसा होता तो इतनी नाराजगी, और खुद कह रहे हैं कि हमारे सारे लोग जिनको नकार दिया था जनता ने, इतने सारे एमएलए को हमने टिकट नहीं दिया। भाई आपके ही एमएलए थे ना, नकारा क्यों? अगर अच्छा काम किया था तो क्यों जनता ने नकारा? ये आप कह रहे हैं कि इन लोगों को नकार दिया था इसलिए हम लोगों ने टिकट नहीं दिया। तो मतलब आप जानते हैं कि आपके सरकार ने कुछ काम नहीं किया, आपदा सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो जाहिर है जनता ने उनको नकारा है, और अब नकारने की बारी आई है तो ये बौखलाहट दिख रहा है इनके। अब आंधी इनको दिख रही है, तो आंधी में आप ही का जो सूखा हुआ पेड़ है उड़ जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। जनता की आंधी है, और जनता की आंधी जो है प्राची जी एक जनता की सरकार को लाने के लिए है, केजरीवाल जी की सरकार को नहीं, जिन्होंने धोखा दिया, धुआं दिया, और लोगों को सिर्फ अपने सामने वाले लोगों को वर्गला के, और बड़े बड़े दावे भी तो हैं सर, बड़े बड़े वादे भी तो हैं। बैठा के आपने योजनाएं मुझसे ज्यादा पड़ी होंगी। 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, पुजारी ग्रंथियों को देंगे, इतना सब कुछ तो कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए जफर जी। अरे भाई वो सब तो इन्हें तो 10 साल, 11 साल सरकार में रहे, लेकिन कुछ नहीं किया। आज क्यों वादे करने की जरूरत पड़ रही है? हम अगर कहते हैं तो हम अभी सरकार में आके करेंगे, लेकिन इन्हें क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? तो पहले करना चाहिए था ना इनको। एक छोटा जवाब अनुराग जी, फिर वर्मा जी आ रही हूं आपके पास। लायक नहीं रहती है कि उसको नए एक छोटा सा जवाब अनुराग जी, आप तो सरकार में है ना, सरकार में रहने के बाद भी वादे करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अच्छा एक एक करके जफर जी, सरकार में रहकर भी वादे करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि हर बजट में
क्योंकि हर बजट में हम लोगों के लिए और नए नए काम करना चाहते हैं। इनकी तरह नहीं कि हम कहें 2022 तक बुलेट ट्रेन चला देंगे, फिर कोई अता पता नहीं, 2022 तक पक्के मकान दे देंगे, फिर कोई अता पता नहीं, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फिर कोई अता पता नहीं। इनकी तरह नहीं है कि 15 लाख दे देंगे बोल दिया फिर अता पता नहीं है, 2 करोड़ रोजगार देंगे फिर कोई अता पता नहीं है। हम इनकी तरह नहीं करते हैं। हम पहले की योजनाएं भी पूरी करेंगे, जो नहीं कर पाए वो भी बताया कि उसको आगे करेंगे, और नई योजनाएं भी लेकर के आए ताकि दिल्ली के हर एक व्यक्ति को फायदा हो। 3 बेसिक चीजें आप पूरा नहीं कर पाए अनुराग ठांडा जी। आप यमुना साफ नहीं कर पाए, 62 विधायक जिसके आप पानी नहीं दे पाए, आप सड़कें नहीं बना पाए, आप खुद कहते हैं ना ये बात। और जिसके 8 3 बेसिक सुविधाएं आप नहीं दे पाए, और यमुना पर तो आप ही के नेता का बयान है ना 2025 तक साफ ना कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना, और आज आप कहते हैं कि नहीं आप मुझे वोट देना। तो हम ही है ना जिसने बिजली दी, जिसने बिजली मुफ्त दी, जिसने बिजली 24 घंटे दी, आम आदमी पार्टी है ना वो। जिसने महिलाओं को बस सफर मुफ्त दिया, आम आदमी पार्टी है ना। जिसने तीर्थ यात्रा मुफ्त कराई, आम आदमी पार्टी है ना। जिसने स्कूल और अस्पताल अच्छे बनाए, आम आदमी पार्टी है ना। ये काम भी तो हमने किए ना। पानी 10 साल लग गए आपको, यमुना साफ नहीं हो पा रही है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। ये बेसिक सुविधाएं होती है अनुराग ठांडा जी। पानी की पाइपलाइन जवाब दीजिए अजय वर्मा जी। बहुत सारे काम है भाई आम आदमी पार्टी के पास गिनाने के लिए, आप कहां हैं इस दंगल में? प्राची जी देखिए, मैं तो आप बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन आप एक जो 98 से और 25 तक भूतपूर्व हैं आप उनको समय दे रही हैं, एक जो 12 साल बाद भूतपूर्व होने जा रहे हैं उनको समय दे रही हैं। भाई जो आने वाले हैं दिल्ली के लोग उसको आप समय नहीं दे रही है, सुनी नहीं रही है, सीरियस जनता ले रही है सीरियस। कोई बात नहीं, हम टीवी पे सीरियस ना ले, लेकिन मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। आज बसंत पंचमी का दिन है, माता सरस्वती ने 2013 से 2024 तक का भी आंकड़ा बता देते। आप भैया सुन लीजिए, आपके चैनलों को सीरियसनेस तय करते ना। आपके नेता आखिरी दौर में प्रचार करने आते हैं राहुल गांधी जी, उसके बाद आप कहते हैं आप सीरियस है, गजब करते हैं आप। अजय जी बोले। प्राची जी सुन तो लीजिए, पहले तो बसंत पंचमी की कांग्रेस पार्टी, राहुल जी और हमारी तरफ से आपके चैनल को और देशवासियों को हार्दिक बधाइयां। दूसरा, माता सरस्वती ने जो ज्ञान की देवी है, दिल्ली के वोटरों को यह कहा है, आशीर्वाद दिया है। रात माता सरस्वती मेरे ख्वाब में आई थी, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में परिवर्तन लाइए। 2 जुमलेबाज हैं, बड़े राजा और छोटे राजा, इनके वादों से जनता ठग चुकी है, और ना यमुना साफ कर रहे, ना गंगा साफ हो रही, ना दिल्ली में नौकरी मिल रही, ना ट्रैफिक जाम। मां सरस्वती का वो सपना या मां सरस्वती का वो आशीर्वाद मुझे बताने से अच्छा अपने नेताओं को बताते हैं। बोलोगे बेचैन हो गए ना, दौर में आकर आपके नेता चुनाव प्रचार करते हैं। संदीप दीक्षित वहां अकेले लड़ रहे हैं, आपके नेता जाकर उनके साथ प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, डोर टू डोर कैंपेनिंग आपकी कैंसिल हो जाती है, उन्हें बताते ना। सरकार बनाने जा रहे हैं। कैसी रणनीति है सर, जहां आपके बड़े नेताओं की जरूरत आपको नहीं पड़ रही? दिल्ली में क्या बात करते हैं अजय जी? बड़े नेता आपकी रणनीति में राहुल गांधी जी फिट नहीं बैठते? राहुल जी हैं, सारे लोग हमारे चुनाव कर रहे हैं, सारे प्रचार में हैं, हमारे कार्यकर्ता, नेता, MP, MLA। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा जवाब जफर इस्लाम जी आप दीजिए, उसके बाद राजीव तो लीजिए आपसे कमेंट। नहीं 10 सेकंड अच्छा, बोले। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में जो हाल बुरा कर रखा है, ट्रैफिक के नाम पर जो उगाही करते हैं लोगों की गाड़ी रोककर, आप उस पर अंकुश लगाएंगे या नहीं लगाएंगे दिल्ली पुलिस से? मैं जफर इस्लाम साहब से पूछना चाहता हूं। जफर इस्लाम जी जवाब रोक लेते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, 5,000 10,000 27 सालों से वनवास झेल रहे हैं, बुरा लग रहा है अजय वर्मा जी को। भाई 15 साल ही तो दूर हुए हैं ना, 10 साल दूर हुए हैं सत्ता से बस। देखिए, कांग्रेस के नेता को अच्छे से मालूम है कि उनकी पार्टी जो है यहां 0/0 है, और 0/0 थी और 0/0 रहेगी। अब हकीकत में यह है, कुछ लोगों को निपटाना था उनको। आप सही कहा, कोई प्रचार में नहीं आ रहा है। क्यों? अब संदीप दीक्षित कभी भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य भी हो रहे हैं कि भविष्य भी बता रहे हैं कि 0/0 रहेगी। ईवीएम इनके पास है ही है। शुरुआत आपने की थी सर। एक मिनट सुन लीजिए, तो सुन ली तो आपसे तो मैं इतना कह रहा हूं कि संदीप दीक्षित को कभी कभी अपनी माता जी का नाम ले लेती। जाहिर उन्होंने तो अच्छा काम किया था दिल्ली के लिए, जो कुछ किया था उन्होंने कांग्रेस में कभी किसी ने किया तो उन्होंने किया, तो इसलिए उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनको भी निपटा देना चाहते हैं। अब ऐसी जगह खड़ा किया है जहां केजरीवाल, प्रवेश वर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? जाहिर है जमानत जब्त। अब जमानत जब्त होने के बाद
उनकी किस्मत इसीलिए गुंडागर्दी कांग्रेस को पार्टी में वो डब्बा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हकीकत है, ये लोग तो अब कांग्रेस दिल्ली का पार्टी चुनाव चाहते आखिर हैं किस कि पिच पर लड़ा जा रहा है? मुझे इनका अच्छा, गोल एक आज सेकंड। पता चला मुझे है कि तुली ज्योति साहब के पास जाने दीजिए। अजय वर्मा जी, आप लोग तो अपने अपने पक्ष में भविष्यवाणी करने में खूब माहिर हैं, लेकिन असल में ग्राउंड पर चुनाव किस तरफ, पिच कौन सी पिच है, कौन बल्लेबाजी कर रहा है, कौन सत्ता का चौका लगाएगा या किसका वनवास खत्म होगा, ये तुली साहब बताएंगे। बताइए ना सर कि किस पिच पर मैं समझू दिल्ली का चुनाव हो रहा है? हम तो जनता की बात और जनता के मुद्दे और जनता की चीजें रख रहे हैं। वर्मा जी, राजीव तुली जी, जफर साहब और अनुराग ढांडा साहब तो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। ठीक है, हम तो 1 करोड़ 55 लाख वोटरों की बात रख रहे हैं। रुक जाइए, बोले राजीव तुली जी। देखिए, अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव में जनता कहीं है ही नहीं। जनता दिल्ली में 3 महीने पोल्यूशन से कराती है, तो पोल्यूशन से किसी के पास कोई समाधान देने को नहीं। पीने के पानी की बात अभी अनुराग ढांडा जी कर रहे थे, तो 10 साल में एक पांडव नगर 100 क्वार्टर भी नहीं है उस बस्ती में जहां पर फ्री पानी का वो प्रदर्शन किया था, फ्री पानी पीते हुए, वो साफ पानी पीते हुए जहां मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शन किया था। 10 साल में 100 क्वार्टर नहीं है उस कॉलोनी में जिसमें ये हुआ है। दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रैफिक था 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता था, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले आज 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। उसके लिए कोई प्लान नहीं है। सड़कें बढ़िया यूरोप के स्टाइल की बननी थी, पता नहीं गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। दूसरी बात, ये जो अब एक बड़ा रिलीफ मिडिल क्लास को दिया है, जिसमें ये 12 लाख रुपए वाला जो टैक्स का बेनिफिट है, इसको काउंटर करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है। आप बताइए, युवाओं की बात करते हैं तो पिछले 12 साल में कौन सा नया कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐड हुआ है? कौन सा नया विद्यालय दिल्ली में, कौन से नए स्किल के प्रोग्राम्स, कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अनाउंस की है, वहां प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, आज तक कोई एक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। टीचर, अच्छा चलें सर, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है। जब वोटिंग के लिए घर से लोग निकलेंगे और 8 फरवरी को तो सामने आ जाएगा जनता का क्या जनादेश रहता है, तभी समझ में आएगा किसकी बात पर जनता मोहर लगाती है। बहरहाल इतना ही समय था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।